हाँ भाई, वॉइस क्लियर। चलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्या क्या पढ़ना है। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो लिविंग में होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। ऐसे डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं लिविंग को नॉन लिविंग से, ये सारी बातें करेंगे। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी एनिमल या फिर प्लांट या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने, क्या सिस्टम है इसका, क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर में। आगे की ओर जाएंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, क्या किंगडम होना चाहिए, क्या फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारी बातें करेंगे। और फिर इन दिस चैप्टर इन लास्ट हम लोग बात करेंगे हर्बेरियम क्या होता है, की क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, फ्लोरा, फाउना, मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, ये सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक फोटो दे रखा है साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर का, 3 क्राउन ऑफ बायोलॉजिस्ट उनको बोला जाता है, 3 क्राउन ऑफ बायोलॉजिस्ट। ठीक है, क्लियर। चैप्टर नेम द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले बात किया गया कि लिविंग और नॉन लिविंग को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्या कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो लिविंग के हैं नॉन लिविंग के नहीं हैं, क्या ऐसे हैं जो नॉन लिविंग के हैं लिविंग के नहीं है। मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैसे उसको लिविंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। फर्स्ट वन इज द रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। ये 4 तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग एंड व्हाट इज द हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में बोला गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेम टाइप का प्रोजेनी प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सेम टाइप का प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग, बच्चा प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कुत्ते का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बिल्ली, हाथी का हाथी, इंसान का इंसान। ठीक है, तो बोला गया कि रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन लिविंग में नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही थी, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। और बोला गया रिप्रोडक्शन लिविंग में पाया जाता है, बट एक जगह जाके ये फेल हो गया, जैसे कि इनफर्टाइल कपल्स। एनसीईआरटी में साफ साफ बोला गया इनफर्टाइल कपल्स, ऐसे कपल्स जिनके अपने खुद के बच्चे नहीं होते, जो अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, लिविंग है। बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं, शादीशुदा होते हैं, उनके अपने बच्चे नहीं होते, क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है बिल्कुल, वो भी इंसान है, बट उनके बच्चे नहीं हो पा रहे, तो रिप्रोडक्शन उनके अंदर नहीं हो पा रहा। तो रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें लिविंग में तो फेल हो गया, नॉन लिविंग में नो डाउट नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होता है, और लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, बट यहाँ पे क्या था, एक्सेप्ट इनफर्टाइल
कपल, ऐसे कपल्स जो आप इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बोला गया म्यूल, म्यूल भी आप इसमें प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। म्यूल क्या होता है? हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, दो एनिमल्स के बीच में क्रॉस करा के कैसे नए टाइप्स का एनिमल प्रोड्यूस करते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में सीखते हैं। म्यूल एक्चुअल में थोड़ा सा शॉर्ट में जब देखेंगे, हॉर्स और डंकी का क्रॉस है ये, हॉर्स और डंकी। हॉर्स फीमेल होनी चाहिए, डंकी मेल होना चाहिए। अगर हॉर्स फीमेल है, इसका मतलब फीमेल से क्या लिया जाएगा? ओवम, और मेल से क्या लिया जाएगा? स्पर्म। फीमेल हॉर्स के ओवम और मेल हॉर्स के स्पर्म के बीच में जब हम लोग क्रॉस करा देते हैं तो इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं म्यूल। ईंट भट्टे वगैरह पे इसी से काम कराते हैं, ईंटे वीटे बोझ वोझ उठाने के काम में इसका यूज किया जाता है, और ये एक्चुअल में लिविंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये अपने खुद के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये बनाए जाते हैं हॉर्स और डंकी के क्रॉस से। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पे जाके रिप्रोडक्शन फेल हो गया। नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये बात फैक्ट है, बट लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के, इनफर्टाइल कपल, म्यूल्स। फिर साइंटिस्टों ने कहा कि ग्रोथ एक ऐसा कैरेक्टर है जो लिविंग में पाया जाता है बट नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। तो ये बात फैक्ट है कि ग्रोथ लिविंग में पाया जाता है बट नॉन लिविंग में ये कुछ में नहीं पाया जाता है, कुछ में पाया जाता है, ज़्यादातर में नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। अच्छा, बात करें कि ऐसे कौन से नॉन लिविंग हैं जिनमें ग्रोथ पाया जाता है। देखो, रेगिस्तान में क्या होता है, जब हवा तेजी से चलती है, ठीक है, ब्लो ऑफ एयर आएगा, तो जो धूल मिट्टी होता है वो एक साइड में जाके कहीं पे, अगर कोई पेड़ है या फिर कोई दीवार है, उसी के किनारे पे जाके क्या होती है, इकट्ठा होती चली जाती है। तो जब धूल मिट्टी, जैसे हम बात करें, ये रेगिस्तान है, यहाँ पे एक दीवार थी, ठीक है, बहुत सारा सैंड है, धूल है, एयर बहुत तेजी से इधर से आया, तो ये सैंड क्या होगा, यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके से कुछ। तो देखो, क्या यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ? ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑफ साइज, साइज का बढ़ना। तो ग्रोथ तो हो गया, बट सैंड क्या है? नॉन लिविंग है। अच्छा, सैंड माउंट्स की बात करते हैं, मौरंग की बात करते हैं हम लोग, सॉइल मिट्टी की बात करें, सैंड की बात करें, बालू की बात करें, अगर उसको हम लोग पानी में डिप कर देते हैं या पानी उसके ऊपर डाल देते हैं तो क्या होता है? उसका साइज बढ़ जाता है, सोयल अप कर जाता है। बट है क्या? मौरंग मिट्टी क्या है? नॉन लिविंग, उसके बावजूद भी क्या होता है? उसका साइज बढ़ जा रहा है। तो नॉन लिविंग होते हुए भी ग्रोथ की फिनोमेना देखी जा रही है कुछ नॉन लिविंग्स है, कुछ नॉन लिविंग्स में ग्रोथ की फिनोमेना देखी जा रही है, जबकि सैंड माउंट्स, मौरंग, ये सारी चीजें हैं क्या? नॉन लिविंग, बट ग्रोथ देखा जा रहा है। तो ये भी कैरेक्टर क्या हो गया? फेल हो गया। डिफ्रेंशिएट करने में लिविंग और नॉन लिविंग कैसे होगा? तो नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होगा एक्सेप्ट सैंड माउंट्स, टीसी। कुछ ऐसे नॉन लिविंग हैं जिनमें ग्रोथ होता है। अच्छा, कॉन्शियसनेस की बात करें तो बोला गया भाई, जितने भी लिविंग होते हैं इनमें कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियस का मतलब होता है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जैसे बाहर ठंडी हो रही है तो हमको भी ठंडी फील हो, गर्मी हो रही है तो गर्मी फील हो, हमको मच्छर काटा तो हमको फील होना चाहिए, हमको कोई
बाल तोड़ दिया या फिर मार दिया या चोट लग गई तो हमको फील होना चाहिए, मतलब एहसास होना चाहिए, आहट होना चाहिए हर एक चीज़ का। तो उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। तो बोला गया लिविंग जो होते हैं इनमें कॉन्शियसनेस होती है, नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही थी कि नॉन लिविंग में कॉन्शियसनेस नहीं होती है। नॉन लिविंग को कैसा भी मौसम हो रहा है, ठंडी गर्मी बरसात बारिश, उनको क्या पता, कुछ नहीं, वो नॉन लिविंग है। और लिविंग को मालूम पड़ जाता है ठंडी हो रही गर्मी हो रही तो बॉडी क्या होती है, उस रिस्पॉन्स करती है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट। बट कुछ ऐसे भी लिविंग्स होते हैं, कुछ ऐसे भी लिविंग्स होते हैं जिनमें कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे कि बोला गया है एनसीईआरटी में, अगर कोई इंसान कोमा में है, अगर कोई इंसान कहाँ पे है, कोमा में है, तो वो तो लिविंग है, डेड बॉडी तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस नहीं होता है। उसको कुछ नहीं मालूम पड़ता है कि ठंडी हो रही है बारिश हो रही है, वो रिस्पॉन्स नहीं करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट। इन्वायरमेंट में गर्मी हो रही है ठंडी हो रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको कोई कुछ नहीं पता है। जबकि इंसान क्या है, लिविंग फॉर्म में है। तो बोला गया है कि लिविंग में कॉन्शियसनेस होता है, बट एक्सेप्ट कोमा पेशेंट। ऐसा पेशेंट जो कोमा में है उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होगा। तो अभी तक हमने 3 चीजें देखा, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, और तीनों जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने में फेल हो गई। कोई किसी को डिफरेंशिएट कर दे रहा है। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता है, बात सही है, लेकिन लिविंग में होता है, ये बात में एक्सेप्शन आ गया। ग्रोथ लिविंग में होता है, बात सही है, नॉन लिविंग में नहीं होता है, बट इसमें एक्सेप्शन आ गया। कॉन्शियसनेस नॉन लिविंग में नहीं होता है, लिविंग में होता है, बट यहाँ भी एक्सेप्शन आ गया। तो बचा क्या, मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब साफ है कि मेटाबॉलिज्म ही ऐसा कैरेक्टर है जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर देता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर है? तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टर है जो विदाउट एनी एक्सेप्शन लिविंग और नॉन लिविंग को क्या करता है, डिफरेंशिएट कर देता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है पहले ये समझेंगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी टाइप्स की रिएक्शंस चल रही हैं वो सब का सब क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी हजारों केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, तभी तो हम लोग लिविंग फॉर्म में बने हुए हैं। यही सारी रिएक्शंस को बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। अब हमारे बॉडी में अगर कोई रिएक्शंस हो रही हैं, या फिर ऐसे सोचो कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड हो रही है तो या तो वो बड़े मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रही होगी या तो छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रही होगी। तो इसी तरह मेटाबॉलिज्म भी कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरी में, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटा काटना, मतलब एक बड़ा मालिक्यूल्स छोटे मालिक्यूल्स में टूट जाए, कट जाए। कैटा कहाँ से, कैटा कहाँ से, काटना। बड़े मालिक्यूल्स का छोटे मालिक्यूल्स में टूटना, मैक्रो मालिक्यूल्स का माइक्रो मालिक्यूल्स में टूटना, कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। स्मॉलर मालिक्यूल का बिगर मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होना कहलाएगा एनाबॉलिज्म। क्लियर है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन प्रोसीड इन आवर बॉडी। इट इज 2 टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स a larger molecules break down into a smaller molecules, and anabolism means many smaller molecules combine to form a bigger molecule. क्लियर है मेटाबॉलिज्म? अच्छा, अब हम लोग समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो है वो हर लिविंग में होता है। मतलब कोई लिविंग इंसान है, लिविंग, तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस चलती हैं, तभी तो वो इंसान लिविंग फॉर्म में बना हुआ है। रेस्पिरेशन होगा, डाइजेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, सर्कुलेशन सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा। तो all types of systems, all types of reactions occur in body. That's why a organism in the form of living. बट नॉन लिविंग में किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है।
ना मेटाबॉलिज्म होगा ना एनाबॉलिज्म होगा। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टर है जो लिविंग और नॉन लिविंग को क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर है? ओके, इसको छाप लो, उसके बाद नेक्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। इसकी बात करेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। इन्होंने कहा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा उसमें जो फर्स्ट वर्ड रहेगा जो होगा वो लिया जाएगा उसके जीनस से, एंड सेकेंड वर्ड जो रहेगा वो लिया जाएगा उसके स्पीसीज से। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो वर्ड्स रहेंगे, जीनस भी रहेगा, स्पीसीज भी रहेगा। दो रहेंगे इसीलिए इसको बाइनोमियल बोल दिया गया, बाइनोमियल। क्लियर है? अच्छा, इन्होंने साथ साथ ये कहा कि जब हम इसका नाम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस कैपिटल रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लें हम लोग मैंगो का। मैंगो का नाम होता है बॉटनिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा जो है जीनस है, इंडिका स्पीसीज है। तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा। तो मैंगीफेरा इंडिका जीनस और स्पीसीज, इसी ये नाम है मैंगो का, आम का। इन्होंने साथ साथ ये बताया कि जब हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, जब इसको लिखेंगे राइटिंग जो रहेगी हम लोगों की वो रहेगी कैसी, इटैलिक। लिखने का जो तरीका होगा वो हमारा कैसा रहेगा, इटैलिक रहेगा। और जो ये वर्ड यूज करेंगे, जो ये लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का ये वर्ड है, ये वर्ड जो रहता है वो कैसा रहेगा, लैटिन। ठीक है, जो लैंग्वेज यूज किया जाएगा नेमिंग के लिए वो लैटिन रहेगा, और लिखने का जो तरीका है वो इटैलिक रहेगा। जीनस में फर्स्ट टर्म कैपिटल रहेगा, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा। जीनस और स्पीसीज से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे। जरूरत क्यों पड़ी इसकी? जिस तरह केमिस्ट्री में जरूरत पड़ी IUPAC की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वहाँ पे IUPAC की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक नाम दे दिया जाए, एक नेमिंग कर दिया जाए केमिकल का, ताकि उसको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया गया वर्ल्ड वाइड, ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, किसी भी जगह पे जाके हमको रिकग्नाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इस वजह से एक नेमिंग सिस्टम दिया गया जिसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। कैरोलस लीनियस ने दिया। इन्होंने बताया कि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग नेमिंग करेंगे तो दो टर्म लेंगे, जीनस और स्पीसीज। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा। लैटिन वर्ड यूज किया जाएगा, इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। साथ ही साथ इसने ये भी बोला था कि जिस साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की होगी या उसका नाम लिखा होगा, उसका नाम भी पीछे लिख देंगे। जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, कैरोलस लीनियस ने लिखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे लिन।
ठीक है, लेकिन उतना कोई खास अब आज के टाइम में इसको स्किप ही कर दिया गया है। मैंगीफेरा इंडिका, होमो सैपियंस ह्यूमन की बात करें होमो सैपियंस, फ्रॉग की बात करें रॉना टिग्रीना। तो सब में फर्स्ट जो रहेगा वो जीनस, सेकंड रहेगा स्पीसीज, जीनस में फर्स्ट लेटर कैपिटल और स्पीसीज में फर्स्ट लेटर। तो ये द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। थैंक यू।